जयपुर रोड स्थित होटल ग्रांड शेखावटी पर एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल। कंट्रोल रूम ने दी 35 लोगों के मौत और 26 लोगों के घायल होने की सूचना। चूरू के जयपुर रोड स्थित होटल ग्रांड शेखावटी पर बुधवार को एयर स्ट्राइक की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम ने शाम 4 बजे सूचना दी कि इस हमले में 35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन और मेडिकल विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन के द्वारा की गई इस मॉक ड्रिल में विभागों की सक्रियता को जांचा गया। इस मॉक ड्रिल में जिला कलेक्टर और एसपी सबसे पहले मौके पर पहुंचे। इसके बाद एसडीएम, तहसीलदार, एएसपी भी मौके पर पहुंच गए। दमकल की गाड़ियां 4:10 पर पहुंची। मेडिकल विभाग की पहली एम्बुलेंस 4:14 पर पहुंची। 4:19 तक सभी एम्बुलेंस मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। होटल ग्रांड शेखावटी में डॉक्टर्स की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार भी घायलों को स्ट्रेचर पर डालकर दौड़ते नजर आए। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि सरकार के निर्देश पर मॉक ड्रिल की गई है। इसमें सूचना मिलने के बाद सभी विभागों के घटनास्थल पर पहुंचने की टाइमिंग नोट की गई। होटल पर हुई एयर स्ट्राइक में 35 लोगों के हताहत होने की सूचना मिली थी। इसके बाद अस्पताल में व्यवस्था देखने के लिए भी पहुंचे हैं, जहां अस्पताल के आपातकालीन वार्ड, ब्लड बैंक, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू वार्ड की व्यवस्थाओं को जांचा गया। जिला कलेक्टर सुराणा ने बताया कि अस्पताल में व्यवस्थाएं सही मिली हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से 4 टीमें बनाई गई थी, जिसमें मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार, डॉक्टर आरिफ खान, डॉक्टर अजीत गढ़वाल और डॉक्टर संदीप कोल्हरी शामिल थे। इनके साथ डॉक्टर और नर्सिंग ऑफिसर की टीम भी शामिल थी। एसपी जय यादव ने बताया कि कुछ कमियां रही हैं, जिनमें भी सुधार कर लिया जाएगा। वर्तमान हालात है उसको ध्यान में रखते हुए जो सरकार के निर्देश है उसके अनुसार एक मॉक ड्रिल आज करी गई थी कि अगर एयर रेड होती है तो उस टाइम पे किस प्रकार से पूरे प्रशासन को अलग अलग जो हमारे जिनकी जिम्मेदारियां अधिकारियों की उनको किस तरह से रिएक्ट करना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज ये मॉक ड्रिल करी गई। एक हमारे यहाँ पे जो होटल है उसके ऊपर अटैक होने पे लगभग 35 लोग हताहत हुए, ऐसी सूचना मिली थी। और उसके बाद कैसे कैसे लोगों का रिस्पांस टाइम रहा है उसको आज देखा गया। और अस्पताल की व्यवस्थाएं अभी हम देखने आए कि वहाँ से जो मरीज थे उनको जब हताहतों को यहाँ लाया गया तो यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं उसको भी अभी देखा गया। और आज हम पुनः, मैं आप सबके माध्यम से सारे चुरूवासियों से निवेदन करूंगा कि आज रात में भी हम ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल करेंगे। अभी समय तय नहीं है, लेकिन जब भी सायरन बजेगा हर गांव में और हर कस्बे में जैसे ही सायरन की आवाज़ आती है हमें अपनी लाइटें बंद करनी है, क्योंकि एयर रेड के समय जो लाइट हम ऑन रखते हैं उससे कोई भी वायुयान होता है उसको ये आइडिया लग जाता है कि वो कहाँ पर है। तो हमें आज ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करनी है। आज रात को आपके गांव में, आपके कस्बे में जब भी सायरन बजे, लंबा सायरन बजे, तब आप अपनी लाइटें बंद करें। जब छोटा सायरन बजे तब आप अपनी लाइटों को ऑन करें। मैं आपके माध्यम से पुनः सबसे अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एयर रेड की सूचना मिली थी 4 बजे की एयर रेड होने वाली है। उसके बाद फिर एक जगह कुछ कैजुअलिटी भी हुई, वहाँ पे जो थे ब्लास्ट हुआ था, जिसके अंदर काफ़ी लोग घायल भी हुए और मृत्यु भी हुई। उसमें सारी टीमों का रिस्पांस चेक करा गया, तो सभी टीमों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मेडिकल की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इंजेक्ट थे उनको तुरंत यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। और हमारी जो और टीम्स भी थी सभी मौके पे पहुंच गई। पुलिस की टीम हो, सिविल डिफेंस की टीम हो, सारी टीमों ने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया। कुछ छोटी मोटी कमियां अभी पाई गई हैं, जैसे प्रोटेक्टिव गियर, जो मलबा हटाने वाली टीम थी उनके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं थे, उसके बारे में जानकारी दी गई। और ड्राइवर्स को गाड़ी नहीं छोड़नी और कैसे गाड़ी लगानी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई है, ताकि सब एक कोऑर्डिनेशन की तरह काम करें और जल्दी से जल्दी ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐसा तुरंत रिस्पॉन्स टाइम और रिएक्ट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें और जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया जा सके। इसका करा गया। और अभी रात को हमने वो ब्लैकआउट का वो ड्रिल रखी हुई है, जिसके अंदर जब भी सायरन बजेगा रात को, उसमें तुरंत ही सभी लोगों को अपने घरों की जो है अंधेरा कर देना है। हर जगह पे पूरे चूरू जिले के अंदर करा जाएगा। तो सभी चूरू वासियों से यही निवेदन है कि जब भी सायरन बजे उस समय आपके गाँव में, कस्बों में, उस समय पूरे घरों में हर जगह अंधेरा कर लें, ताकि अगर दुश्मन का कोई फाइटर जेट आता है तो वो भटक जाए, उसको समझ में नहीं आए कि वो किस एरिया के अंदर है। इससे हम एक देश सेवा का भी काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा का भी काम कर रहे हैं। तो सभी चूरू में रात 9 बजे से 9:15 तक रहा ब्लैकआउट। सायरन बजने के साथ ही बंद होने लगी लाइटें।
चूरू में ऑपरेशन अभ्यास अंतर्गत ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का रात 9 बजे से 9:15 तक आयोजन किया गया। सायरन बजाने के साथ ही घरों और दुकानों की लाइट बंद होने लगी। सड़क पर दौड़ रहे वाहन भी लाइट बंद करके रुक गए। हालांकि इस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का व्यापक असर देखने को नहीं मिला। शहर में कई जगह नगर परिषद की स्ट्रीट लाइट जली रही। शहर के सड़कों पर कई जगह पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। इस ब्लैकआउट पर ड्रोन से भी नजर रखी गई। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और एसपी जय यादव द्वारा इस ब्लैकआउट अभियान की सतत निगरानी की गई। जिला नियंत्रण कक्ष को सक्रिय रखा गया तथा पूरे जिले में लगातार रिपोर्ट प्राप्त की जाती रही। यह अभ्यास जिले को भविष्य में किसी भी आपात परिस्थिति के लिए मानसिक, भौतिक और सामुदायिक रूप से तैयार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य नागरिकों और आपातकालीन सेवाओं की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करना था। इस मॉक ड्रिल में एयर स्ट्राइक और बम विस्फोट जैसी विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों में नागरिक सुरक्षा प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करना तथा नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना था। उन्होंने बताया कि इस मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, पुलिस, रेलवे, चिकित्सा, शिक्षा, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, रेलवे, दूरसंचार विभाग, खाद्य विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग सहित समस्त जिलेवासियों ने सहयोगी की भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि जिले के चूरू, रतनगढ़, तारानगर, सुजानगढ़, सरदार शहर, राजगढ़, बीदासर आदि सभी उपखंडों में गांव स्तर तक यह अभ्यास एक साथ संचालित किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान रात को करीब 9 बजे सायरन बजने की आवाज शुरू हुई। आपातकालीन सायरन की आवाज के साथ ही घरों, दुकानों, होटलों, वाहनों, उद्योगों की लाइटें स्वेच्छा से बंद की गई तथा यह करीब 15 मिनट तक चला। 15 मिनट बाद ऑल क्लियर के सायरन के साथ वापस उसी स्थिति में लौटे। इस प्रकार से लाइट को अस्थायी रूप से बंद करके नागरिकों को आपातकालीन संकेतों के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि इस प्रकार की आपातकालीन स्थिति में शांत रहें, सरकारी निर्देशों का पालन करें। जो एक्शन हमारी सेना ने किया, आतंकवादी जो हमारे यहाँ हमला किया था उनको जवाब दिया, उसके लिए सेना की जितनी सराहना करे उतनी कम है। और मैं हमारे देश की सेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है और आगे ऐसे हम जवाब देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आतंकवादी कभी अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे और हमारी गरीब जनता उससे बच के रहेगी। और हमारी सेना ने जो आज जवाब दिया, जो लोग आतंकवादी हमले में हमारे से बिछड़ गए, हमारी माताओं बहनों ने कहा था कि हमारा सिंदूर छीन गया और आज का ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया उसके लिए हमारी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, अभी चुनाव का समय आ रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी चुनावों के लिए हर एंगल से तैयार है और हम चुनावों का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने तन मन धन से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। देखो, चिंता तो यहाँ है। मैं पहले भी कहो, 2 दिन पहले हमारे मीडिया के भाइयों ने पूछा था कि यहाँ के विधायक कहते हैं कि रफीक मंडेलिया यहाँ नहीं रहता है। अब मैं खत्म हूँ, चूरू में हूँ कि या अमेरिका में हूँ। मैं उनको नसीहत देना चाहता हूँ कि आपको चूरू की जनता ने विधायक बना के विधानसभा भेजा है, उसकी चिंता करिए। चूरू के विकास के लिए, चूरू की जनता के लिए मेरी चिंता करने की हल्लाल जी को कोई जरूरत नहीं है, ताकि 5 साल बाद में वापस चुनाव लड़ने को जाए तो लोगों को ये बताए कि मैंने 5 साल के अंदर ये चूरू के अंदर विकास किया, उस पर ध्यान देनी चाहिए। तो क्या मानते हैं, विकास कार्य हो रहा है चूरू में? बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप सबको पता है, कोई विकास की बात नहीं है, कोई विकास का काम नहीं है। भाई तो देखो, गुलामी में जियो है, गुलामी में जीसी और गुलामी में रेसी। अभिषेक सुराणा, जिला कलेक्टर चूरू।
सभी चुरू वासियों से निवेदन करता हूं और अपने मीडिया के साथियों से भी निवेदन करता हूं कि जिस तरह की परिस्थिति बन रही है उसको देखते हुए सोशल मीडिया पे खासकर और अपने न्यूज़ हैंडल्स पे हम किसी भी सूचना को जब तक आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हो जाती उसको ना डालें। किसी भी तरह का भय का माहौल हमें नहीं बनाना है, पैनिक हमें नहीं करना है। कोई भी जानकारी जैसे भी अवेलेबल होगी हमारे PRO साहब के द्वारा आपको दे दी जाएगी, उसी के बाद उसको सार्वजनिक करें। जैसा कि विभिन्न गाइडलाइंस जारी हुई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, PIB के द्वारा और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी जिस तरह से है और सिविल डिफेंस एक्ट में भी जिस तरह से है, उनकी पालना सुनिश्चित कराना इस समय हमारा काम है। ऐसे में कहीं कोई इंसिडेंट होता है, कहीं भी कोई मूवमेंट होता है, उसको अगर हम सार्वजनिक करते हैं तो एक तरह से हम उस घटना के बारे में उसको पब्लिक कर रहे हैं। उससे न सिर्फ भय का माहौल बनेगा बल्कि जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको भी उसकी जानकारी मिलेगी, जो कि किसी भी तरह से देश हित में, राष्ट्र हित में नहीं है। तो इसलिए मेरी आपसे पुनः एक बार अपील रहेगी कि किसी भी तरह की अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसकी जानकारी को आप सार्वजनिक तौर पे किसी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे या मीडिया में सार्वजनिक करने से पहले एक बार हमारे PRO की तरफ से जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए उसको ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चूरू रेलवे स्टेशन पर चला सर्च अभियान। संयुक्त सर्च अभियान में रेलवे कर्मचारी, कुली और यात्रियों को अलर्ट रहने की दी हिदायत। एयर स्ट्राइक के बाद चूरू में बुधवार को रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया गया। RPF, GRP और कोतवाली पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए इस सर्च अभियान के दौरान स्टेशन पर आने वाली ट्रेन की जांच की गई। पार्सल गोदाम, कचरा पात्र, संदिग्ध सामान के साथ साथ यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई। इस दौरान अधिकारियों ने यात्रियों, रेलवे कार्मिकों और कुलियों को भी अलर्ट रहने की हिदायत दी। RPF इंचार्ज SI नंद किशोर ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि रेलवे प्रशासन इस एयर स्ट्राइक के बाद अलर्ट मोड पर है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया। यात्रियों के सामान और संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी ली गई। RPF और GRP ने रेलवे स्टेशन पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेन में यात्रियों के सामान को चेक किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान की तलाशी ली जा रही है। उनके पहचान पत्र की भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आगामी आदेशों तक सर्च अभियान जारी रहेगा। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय जयपुर, मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय बीकानेर, उनके दिशा निर्देशानुसार GRP व RPF द्वारा रेलवे स्टेशन पर संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें आने व जाने वाली गाड़ियों पर यात्रियों के सामान को चेक किया जा रहा है। कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नजर आती है तो उसको गहनता से चेक किया जा रहा है। बीकानेर ये चूरू स्टेशन के प्लेटफार्म पर यात्रियों को चेक किया जा रहा है। सर्कुलेटिंग एरिया, ओवरब्रिज इत्यादि को संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चूरू रेलवे स्टेशन पर डेमो ट्रेन से 13 वर्षीय नाबालिग का रेस्क्यू। घर वालों की पिटाई के डर से छोड़ दिया था घर। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने रेलवे स्टेशन पर बीकानेर चूरू डेमो ट्रेन में 13 वर्षीय नाबालिग का रेस्क्यू किया है। पढ़ाई के दबाव और घर वालों की पिटाई की धमकी के डर से नाबालिग ने अपना घर छोड़ दिया था। रेस्क्यू किए गए नाबालिग का बुधवार को स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्ने सिंह ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि बीकानेर से चूरू आने वाली डेमो ट्रेन के एक पैसेंजर ने सूचना दी थी। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन से 13 साल के नाबालिग का रेस्क्यू किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन दफ्तर में नाबालिग की काउंसलिंग की गई तो उसने बताया कि वह 10वीं कक्षा का स्टूडेंट है। उसके घर वाले अच्छे नंबर लाने का उस पर दबाव बनाते हैं। परिवार के लोगों ने उसे धमकी दी है कि यदि वह 90% तक अंक नहीं लाता है तो उसके साथ मारपीट की जाएगी। इसी डर से वह अपने घर से निकल गया और बीकानेर से चूरू आने वाली डेमो ट्रेन में बिना टिकट बैठ गया। जब वह चूरू पहुंचा तो चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के द्वारा उसका रेस्क्यू किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने नाबालिग के परिजनों से संपर्क कर लिया है। बहरहाल उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। नंबरों के माध्यम से CDEC सिस्टम पे कंप्लेंट मिली कि बीकानेर से चूरू आने वाले डेमो ट्रेन में एक लावारिस हालत में एक बालक है जो कि अकेला है। ये सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है वो फौरन रेलवे स्टेशन चूरू पहुंची और बालक को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस लाया गया, जहां पर नाबालिग बालक की काउंसलिंग की है। तो बालक ने मारपीट के भय से अपना घर छोड़ना बताया है और इसके बाद नाबालिग बालक का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है और आज बालक को बाल कल्याण समिति पेश किया जाएगा। इसके साथ ही बालक के परिजनों का पता लगाने का प्रयास भी साथ ही साथ किया जा रहा है। सर तो काउंसलिंग में क्या है? जी सर, काउंसलिंग है बालक की अभी की है। तो बालक ने बताया है कि मेरे जो घर वाले हैं वो पढ़ाई
करने का दबाव बनाते रहते हैं, साथ ही साथ मारपीट करते रहते हैं। इस प्रकार की बातें हैं वो निकल करके आई हैं सर। राजकीय भर्ती अस्पताल के एमसीएच में मदर स्टे व फीडिंग रूम का हुआ उद्घाटन। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के एमसीएच विंग में बुधवार को मदर स्टे व फीडिंग रूम का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने फीता काटकर किया। 6 बेड के फीडिंग रूम में 24 घंटे मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा। एमसीएच के निकू वार्ड में भर्ती नवजात को बार बार मां का दूध पिलाना पड़ता है, इसको लेकर ये वार्ड बनाया गया है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने शाम 5 बजे करीब बताया कि 6 बेड का मदर स्टे और फीडिंग रूम 24 घंटे चालू रहेगा, जिसके स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। फीडिंग रूम में पंखे, लाइट और पानी की उचित व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इकराम हुसैन ने बताया कि फीडिंग रूम बनने के बाद दिन और रात के समय बार बार प्रसूता को अपने वार्ड में नहीं आना पड़ेगा। फीडिंग रूम में प्रसूता अपने नवजात को आराम से फीडिंग करवा सकती है। इसके लिए वार्ड में प्रशिक्षित स्टाफ को नियुक्त किया गया है जो उसकी देखरेख करेंगे। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुलेरी ने बताया कि निकू वार्ड में भर्ती नवजात को दूध पिलाने के लिए बार बार निकू वार्ड में मां को बुलाना पड़ता था, लेकिन निकू वार्ड के पास में ही मदर स्टे और फीडिंग रूम तैयार हो गया है। अब इससे प्रसूता और नवजात को बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस मौके पर डॉक्टर अमजद खान, डॉक्टर अभिनव सरीन, डॉक्टर सुनील शर्मा, अनिल शर्मा, MRS इंचार्ज ताराचंद मेघवाल आदि मौजूद रहे।